Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश करता है कि वो उसका अपना एक घर हो। घर ख़रीदना आज के दौर में एक बहुत ही एक्सपेंसिव, एक बहुत ही मुश्किल काम है। पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ती है एक 50 या 100 गज़ का मकान ख़रीदने के लिए। और दिल्ली, मुंबई और मेट्रोपॉलिटन शहरों के अंदर जहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए गज़ और मीटर के हिसाब से हैं, यहाँ पर अगर आप एक 100 गज़ का मकान भी ख़रीदना चाहते हैं तो वो करोड़ों रुपए का होता है। एक ऐसे समय में जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई घर ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई फ्लैट ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी वो सावधानियां बरतनी चाहिए या कौन कौन से वो कानून आपको जहन में रखने चाहिए ताकि आप अपने घर को ख़रीदने के बाद मुतमईन होकर हमेशा के लिए आप टेंशन फ्री रहें। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जब लोग प्रॉपर्टी का सेल या परचेज़ करते हैं तो बहुत सारी सावधानियों को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनके बायर और सेलर के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। और जब वो डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर्टी के किसी भी वकील या तहसील में जाकर बनवाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जिसकी वजह से उन्हें बाद में बहुत सारी परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि प्रॉपर्टी को आप 3 तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम या तो कर सकते हैं या दूसरे के नाम आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि सेल डीड, जिसको हम बैनामा कहते हैं। यूपी के अंदर आमतौर पर बैनामे के नाम से जाना जाता है। दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन शहरों के अंदर इसको सेल डीड कहा जाता है। बेसिकली सेल डीड है क्या? कोई भी प्रॉपर्टी जो सरकार के द्वारा अधिकृत है, जिसको सरकार ने रेगुलराइज किया हुआ है, ऑथोराइज किया हुआ है, जिसका खसरा और खतौनी बिल्कुल सरकार के रजिस्टर के अंदर क्लियर है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को अगर ख़रीदनी है तो उसके लिए हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है, सरकार को हमें रेवेन्यू देना पड़ता है। सर्कल रेट के हिसाब से हमें उस प्रॉपर्टी का मीटर के हिसाब से 4 या 5% हमें रेवेन्यू यानी कि टैक्स पे करना पड़ता है। जो आपने देखा होगा कि कचहरी के अंदर जाके लोग स्टैम्प पेपर ख़रीदते हैं जिस पे 10, 50, 100 रुपए की प्रिंटिंग होती है। वो बेसिकली सरकार की अपनी एक करेंसी है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चलती है। अगर आपने 100 गज़ की एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो आपको 100 गज़ के हिसाब से वहाँ पर स्टैम्प पेपर ख़रीदने होते हैं और वहाँ पे बायर और सेलर अपनी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल और पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें देना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं और उसके कागज़ों की आप जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो सबसे प्राइमा फेशिया मेरी एडवाइस तमाम लोगों के लिए यह है कि आप एक टाइपिस्ट से इस काम को ना करवाएं, आप किसी वकील से करवाएं जो प्रॉपर्टी को सेल और परचेज़ का काम करते हैं। क्योंकि नॉर्मली टाइपिस्ट के पास एक लिमिटेड नॉलेज होती है। वो टाइप करने के दौरान अपने करियर में जो चीज़ें वो सीख लेते हैं उन्हीं को वो लोग अमल में लाते हैं, जबकि वकील एक कानून को पढ़ के उसको समझ के तब आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कभी आपको कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो आप कचहरी में जाकर एक प्रॉपर उस प्रॉपर्टी के जो प्रीवियस चेन है आप उसका जाके वहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं। और इंस्पेक्शन करने की कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है, उसकी 10, 20, 50 रुपये शायद मुश्किल से फ़ीस होती है। और आप अपने साथ एक वकील को ले जाकर उसकी जो प्रीवियस चेन है, क्या उसका खसरा नंबर क्या है, उसका खतौनी क्या है और उसकी जो दूसरी डिटेल्स हैं वो क्या है, वो आप अपनी कचहरी में जाकर आप प्रॉपरली उसको चेक आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो भी सेलर आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, आप उसके पास जो प्रॉपर्टी की प्रीवियस चेन है, यानी कि जो आपको प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है वो मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने जो पीछे प्रॉपर्टी खरीदी थी वो मिस्टर वाई से खरीदी थी। मिस्टर वाई से पहले जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो मिस्टर जेड से खरीदी थी। तो ये पूरी चेन आपके पास, आप उसको प्रॉपर देखें कि जहाँ से भी ये प्रॉपर्टी ख़रीदती हुई आ रही है क्या उसके पास पूरी चेन है या नहीं है। और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आप देख रहे हैं उनकी फ़ोटोकॉपी कभी भी ना चेक करें, हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करें। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने एडवोकेट के थ्रू वो सारे डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कराएँ। हमारे यहाँ प्रैक्टिस यह है कि लोग औरली बयाना दे देते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए का औरल बयाना दे दिया और उसके बाद उसकी कोई लिखत पढ़त करते नहीं है, या लिखत पढ़त अगर उन्होंने की भी है मान लो तो वो सिंपल सादे से कागज़ों पे कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बैड प्रैक्टिस है। हम किसी भी ट्रांजैक्शन को, जो हमने पैसा लिया है या दिया है, हमें उसे प्रॉपर तरीके से एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए, अर्नेस्ट मनी का एक बयाना बनाना चाहिए और जिसको हमें कचहरी में जाके कम से कम रजिस्टर्ड कराना चाहिए।
फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने में एक चीज़ जो बतानी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कभी पैसा दे रहे हैं, आप उसको हमेशा या तो चेक के थ्रू दें या आप उसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, और जिस चेक से आप अपनी पेमेंट कर रहे हैं उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसकी डिटेल भी आपको मेंशन करनी चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन NEFT कर रहे हैं, RTGS कर रहे हैं या IMPS कर रहे हैं, तो उसकी भी जो ट्रांजैक्शन ID नंबर है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में, चाहे आप बयाना दे रहे हैं या फुल एंड फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, उसमें भी आप उसको ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि बाद में अगर कोई वाद विवाद होता है तो ऐसे उसमें आपको ये छोटी छोटी कानूनी चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली अपने एडवोकेट से ज़रूर मेंशन करवाएं कि इस प्रॉपर्टी पर कोई भी किसी भी तरह का कोई कर्जा, कोई लोन, कोई टैक्स, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कोई पानी का बिल या कोई भी दूसरी तरह का कोई टैक्स बिल पेंडिंग नहीं है, और जिस तारीख को ये प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उस तारीख में तमाम बिल पे कर किए जा चुके हैं। और अगर ख़रीदने के बाद कोई बिल या टैक्स, कोई लोन अगर आता है तो उसका जिम्मेदार उसका पहला मालिक होगा, वो प्रॉपर्टी का बायर नहीं होगा। 2 गवाहों के नाम, पता, एड्रेस और सिग्नेचर हों। फ्रेंड्स, अगर आप इन सारी डिटेल्स को, इन सारी प्रिकॉशंस को अपने जहन में लेकर चल रहे हैं तो यकीन मानिए कि 0% ऐसे चांस होंगे कि कोई आपके साथ फ्रॉड या किसी भी तरह की चीटिंग आपके साथ कर पाए। इसी की एक्सटेंशन में मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी सेल डीड नहीं हो पाती है। सरकार की बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज़ हैं जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ है, जहाँ पर सरकार सेल डीड, बैनामा नहीं अलाउ करती है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करती है। ऐसी कॉलोनीज़ के अंदर आमतौर पर लोग नोटेरियल स्टैम्प पेपर के ऊपर सेल और परचेज़ करते हैं। तो जो लोग नोटरी के ऊपर प्रॉपर्टीज़ को सेल और परचेज़ करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की इस पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो सेल डीड नहीं है, अगर आपने उसमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, तो उसको आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर आप नोटरी में किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं तो उसका मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि उसका कब्ज़ा ट्रांसफ़र होता है। इसके लिए ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, एक छोटी सी वीडियो के अंदर मेरे लिए ये पूरी बात को समझाना आसान नहीं है। अगर आप इसको और प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कॉल कर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रांजैक्शन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि आप किसी को गिफ्ट के ज़रिए भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जब आप गिफ्ट के ज़रिए किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, यानी कि पैसे का लेन देन नहीं होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप किसी को कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं, हिबा कर रहे हैं, तो उसको भी आप कचहरी जाके प्रॉपर वकील के थ्रू करवाइए, और उस पर भी आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है, और वो भी एक वैलिड मोड ऑफ कन्वेंस है, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर गिफ्ट के ज़रिए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, ये भी एक वैलिड कानूनी तरीका है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ चीज़ें आपको जो आज बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर कोई जहन में आपके क्वेश्चन आता है तो मुझसे आप इनबॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं उनका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।